नमस्कार, मैं स्मृति झा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ द सूत्रधार पर। द सूत्रधार पर अनेक दर्शकों ने बार बार रेत की मछली उपन्यास प्रस्तुत करने को कहा। सो आज से हम अपने श्रोताओं के लिए कांता भारती द्वारा रचित रेत की मछली प्रस्तुत करेंगे। रेत की मछली को भी हम अलग अलग भागों में प्रस्तुत करेंगे। इस उपन्यास की लेखिका कांता भारती कोई और नहीं बल्कि धर्मवीर भारती की पहली पत्नी है। जी हाँ, वही धर्मवीर भारती जिन्होंने गुनाहों का देवता उपन्यास लिखा है। गुनाहों का देवता ने हिंदी साहित्य में जो स्थान बनाया वह किसी दूसरे उपन्यास को ना मिल सका। कहा जाता है कि गुनाहों का देवता के चंदर के पात्र के रूप में धर्मवीर भारती ने स्वयं का चरित्र जिया है। धर्मवीर भारती जी की पत्नी कांता भारती ने गुनाहों का देवता के प्रकाशन के 16 वर्षों के बाद उपन्यास लिखा रेत की मछली। गुनाहों का देवता के देवता में देवता के गुनाहों पर ठीक से प्रकाश नहीं डाला गया। वह कसर कांता भारती ने रेत की मछली में पूरी कर दी। अर्थात यदि आपको भी गुनाहों का देवता के गुनाह कैसे थे यह जानने की इच्छा हो तो आपको रेत की मछली अवश्य पढ़नी चाहिए। तो देर किस बात की, चलिए सुनते हैं रेत की मछली। दरवाजा किसी ने ठकठकाया। ऑफिस जाने को तैयार हो रही थी, इसलिए किसी का आना खल गया। कपड़े भी तो ठीक से नहीं पहन पाई थी। ऑफिस जाने की व्यस्तता और असमय आगंतुक के कारण मन क्षुब्ध हो गया था। दरवाजे पर चपरासी था। उसने बताया कि मैम साहब याद कर रही हैं। मैम साहब यानी श्रीमती डेविड, युवा महिला संघ की सेक्रेटरी। मन में खींच भर रही थी कि ऑफिस जाने के वक्त ही बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई। जैसे तैसे कपड़े पहने और नीचे आई। मेज के पीछे से चश्मे में छिपी हुई आंखें उठाए बिना उन्होंने कहा, बैठिए। देखिए मैडम, मुझे ऑफिस जाना है, अब शाम को बात नहीं कर सकती? मैंने धीरज संभालते हुए कहा। बात यह है कि मुझे ज्यादा कुछ तो कहना नहीं है और शाम तक हो जाएगी देर। अपनी आवाज को और मीठा बनाते हुए उन्होंने कहा, माय डियर चाइल्ड, बुरा मत मानना, इस संघ के भवन में तो केवल कुंवारी या विधवा लड़कियां ही रह सकती हैं। इसके सिवा दूसरों के लिए हमारे यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे तुम चिंता मत करो, महीने 2 महीने जब तक कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती तुम यहीं रहो। लेकिन मैडम, जब मैंने यहाँ प्रवेश लिया था मैंने इस बात को छुपाया नहीं था, और फिर अब तो मुकदमा भी शुरू हो चुका है। पिछले 5 साल से तो मैं अकेली ही रह रही हूँ। जब मैं इस भवन में आई उस वक्त ऐसा कुछ बता देती। बात पूरी उन्होंने सुनी नहीं, बीच में बोल उठी, अब देखिए, उस वक्त तो हमसे गलती हुई। आपकी उस गलती के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैडम आपके इस नियम में न्याय नहीं है, तर्क नहीं है। उन तमाम लड़कियों के बारे में आप क्या सोचती हैं जो कुंवारी तो नहीं ही हैं पर अपने को मिस लिखती हैं? आप जानती भी हैं उन्हें? उनके चेहरे पर तनाव झलक आया। कुर्सी पर सीधे बैठ गई और थोड़ी देर तक मेरी आंखों में देखती रही। फिर बहुत सूखी हुई आवाज में बोली, डियर चाइल्ड, यू आर नॉट कंसर्न्ड। मुझे लगा जैसे यहाँ निजी व्यवहार के रास्ते में एक अंधी गली है। शायद मेरे चेहरे पर गहरा असंतोष उभर आया। उस असंतोष को श्रीमती डेविड ने पहचान लिया, लेकिन उनके चेहरे का भाव बदला नहीं। अपने आप को नियंत्रित रखते हुए उन्होंने कूटनीति भरे स्वर में फिर वही बात दोहरा दी कि वे मजबूर हैं और यह कि इस मामले में नियम बहुत साफ है। नियम बहुत साफ है? मेरा गुस्सा फूट पड़ा। यानी जो झूठ बोलकर नियम तोड़े वो सही है और जो सच बोलकर वैसा ही करे वो अपराधी है? यह नियम नहीं, ढकोसला है। और भी जाने क्या क्या मैं उस वक्त गुस्से में कह आई। मेरे उन शब्दों की क्या प्रतिक्रिया हुई यह पढ़ने की स्थिति में मैं नहीं थी। उनका कमरा छोड़ते हुए मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए आपकी कृपा। 1-2 महीने नहीं, 1-2 दिन भी ठहरना मैं अपमान समझती हूँ। आपने नियमों का ज्ञान कराया, इसकी आभारी हूँ। ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन अंतःस्थल अस्त व्यस्त हो उठा था। मन इतना ज्यादा उद्विग्न हो गया था कि ऑफिस जाने की इच्छा नहीं हुई। तेजी से अपने कमरे में लौटी और जो चीज हाथ आई उसे उठा उठाकर बिस्तर पर पटकती चली गई। बिस्तर के ऊपर और आसपास फर्श पर चीजें बुरी तरह बिखर गई। सच तो यह है कि क्षोभ की अभिव्यक्ति के सिवा यह भवन छोड़ने की तैयारी भी करनी है, यह मैं भूल गई। उधड़ गए बिस्तर के सिरे से एक नन्हा सा रूपहला फ्रेम चमक रहा था। फ्रेम के बीच में दिखाई देते काले सफेद धब्बों के बीच अचानक एक कोमल चेहरा उभर आया। उस कोमल आकृति के उभरते ही जैसे खौलता हुआ क्षोभ धीरे धीरे बैठने लगा। क्षुब्ध मन आर्द्र हो गया, आंखों की कोर भी गीली हो आई। साहस नहीं हुआ कि रूपहले फ्रेम में मड़ी हुई एक भोले चेहरे की वह तस्वीर हाथ में उठा लूं। क्षोभ का वह उबाल थम गया था, इसलिए धीरे धीरे बिखरा हुआ सामान एकत्र करती रही। लेकिन ऐसा लगा कि जैसे जैसे मैं सामान इकट्ठा करती जाती हूँ
मन की गांठें बिखरती जाती हैं, जैसे एक कसी हुई रस्सी जिसका एक एक तार बिखरता जा रहा हो। एक चीज के साथ जुड़ी किसी दूसरी चीज के अलग होते ही सब कुछ बिखरने लगा, सब कुछ टूटने लगा। परित्यक्ता केवल इसी एक शब्द के साथ बिखराव और टूटने की लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है। टूटने के इस अक्षोर क्रम में आज युवा महिला संघ के भवन से यह अलगाव भी स्वीकार करना होगा। दूसरा उपाय नहीं। निरंतर अपने आप से लड़ती हुई अब मैं यहाँ पर यह छोटी सी लड़ाई छेड़ दूं, यह नहीं होगा। हाथ एक निश्चित दृढ़ता के साथ काम करने लगे। थोड़ी देर में संघर्ष के जीवन से धड़कते हुए उस कमरे में निष्प्रभ वातावरण उतर आया। सामान अधिक नहीं था। उसे सावधानी से इकट्ठा करने के बाद मैं नीचे आई। फोन श्रीमती डेविड के ही कमरे में था। एक क्षण ठिठकने के बाद बिना उनकी ओर देखे मैं फोन की ओर बढ़ गई। उन्होंने भी संभवतः मेरी ओर नहीं देखा। कुमुद फोन पर ही मिल गई। मैंने कहा कि उसे तुरंत यहाँ युवा महिला संघ पहुंचना होगा। कुमुद को आने में कोई 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे एक युग बीत गया हो। अभी वह टैक्सी से उतरी ही थी कि लपक कर मैं उसके पास पहुंच गई। मैंने कहा कि वह टैक्सी अभी जाने ना दे। कुमुद कुछ पूछे कि इससे पहले मैं ही झपटती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान नौकर के बजाय खुद उठाकर किसी तरह लड़खड़ाती हुई टैक्सी के पास आई। कुमुद परेशान हो आई। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि घर चलो, वहीं सब कुछ बता दूंगी। छोटी सी कोठरी कहा जा सकता है उसे, एक बड़ी कोठी के सर्वेंट क्वार्टर की मामूली सी कोठरी। अवसर दूसरा होता तो शायद मन से निकलता कि महलों से झोपड़ी में आ गई, लेकिन कुछ सोच ना सकी। कुमुद की सहानुभूति से वह कोठरी बिना सजावट के ही सज आई थी, लेकिन फिर भी मन बहुत उद्विग्न होकर भटकने लगा। सामान खोलकर रखते हुए बार बार बरसों पहले का अपना वह घर स्मृति को छू आता था, जिसे कभी मैंने और शोभन ने बड़े यत्न से गुलाब, पंसुतिया और नीले कमल उगा उगा कर अपने हाथों से सजाया था। उसमें कैक्टस पर लताएं चढ़ा दी थी। वह सुंदर सा घरौंदा था जिसे बड़े प्यार से सजाया था। वह घर सादा था लेकिन सुख से फूलता था। कहाँ होगा, कैसा होगा उस घर का सुख सौरभ। डाल से गिरे किसी पत्ते की तरह बरसों मैं भटकती हूँ, और आज अगर कुमुद का स्नेह मुझे अटका न लेता तो किस अतल में ठहरना होता यह नहीं जानती। सहारा और साया, उसने कहा था कि वह जीवन भर मेरे लिए खड़ा रहेगा, मुझे छाया देगा। स्मृति के स्पर्श से मैं सिहर उठी, जैसे कोई किसी कटे हुए अंग के तंतु छूकर हरे कर गया हो। बरसों के भटकाव के बाद कुमुद के स्नेह की इस अंजुरी में ठहर कर मैं जैसे मोहाविष्ट हो आई, डूब डूब जाने लगी। झूठी वितृष्णाओं से चमकती हुई दूर तक फैली रेत और रेत में उभरते झूठे साए। शायद अनहोनी घट जाए, शायद आज शाम मुझे कोई लिवाने चला आए, शायद ये विवश चरण उसके दरवाजे तक जाकर ठहर जाएं, शायद। इलाहाबाद में अतरसुइया की बड़ी सड़क के किनारे एक नीला मकान। बालकनी में जूही से लतर को गालों से छूती हुई खड़ी होती हूँ तो धूप आंख से टकराने लगती है। लतर की शीतल गंध हमारे नीले कमरे में धीरे धीरे नाचती है। उस नीले कमरे में जहाँ रूठी हुई यक्ष प्रिया को उसका प्रियतम मनाता है। यक्ष प्रिया घंटों उस बालकनी में खड़ी होकर उन आने जाने वालों को देखती है, जिनमें से एक उसका अपना प्यार भी होगा। बालकनी से मकान के ठीक सामने दिखता है बड़े आंगन वाला लिपा पुता लेकिन सूना और उदास घर। खपरेल वाले उस उदास घर की दीवारों के बीच एक उदास औरत रहती है, विधवा औरत, रमन की विधवा भाभी। अक्सर देखा है कि रमन इस बालकनी की तरफ एकटक देखता है। शायद उस वक्त भी देखता है जब मैं शोभन के साथ घूमने जाती हूँ। पिता और बड़े भाई की अकस्मात मृत्यु के बाद घर का शायद वह एकमात्र सहारा था। बचपन में शोभन के साथ खेला था और कुछ दिनों पढ़ा भी था, लेकिन हाई स्कूल के बाद ही पढ़ाई छोड़कर उसे नौकरी करनी पड़ गई। आकांक्षाओं की राख की ढेरी सी विधवा युवती भाभी और परिस्थितियों से विपन्न रमन का वह उदास घर आस पड़ोस की जिज्ञासा का केंद्र रहा। जाने कितनी कल्पनाएं और कहानियां उन दोनों के साथ जुड़ गई थी, लेकिन रमन के सामने भी दूसरा उपाय नहीं था। विधवा भाभी एक ऐसा सत्य थी कि जिसे वह अपने कंधे से उतार नहीं सकता था। भाभी के जीवन से बंधे अपने भविष्य के साथ ही साथ रमन शायद यह भी देखता था कि उसके सामने नीले घर में जो जीवन है, जो रस है, वह उसे झंझोड़ता है। कुंठाओं की मार से वह तिलमिला उठा, अंदर ही अंदर एक विकृत विद्रोह से भर उठा। कभी कभी वह देखता तो उसकी आंखों को देखकर एक अजीब सिहरन महसूस होती, कभी कभी उलझन होने लगती। मैं यहाँ हूँ या नहीं, वह एकटक लगातार घंटों किसी मूर्ति की तरह खड़ा हुआ बालकनी की तरफ घूरता रहता। उलझन से भरकर मैं बालकनी से अलग हट जाती तो कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई पड़ने लगती। ऐसा लगता जैसे प्रेत आत्माएं कहीं लड़ रही हों।
रमन ऊंची आवाज में अपनी भाभी से लड़ता था। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे भाग दौड़ भी हो रही है। पड़ोस के लोग कहते कि वो अपनी भाभी को पीटता भी है। जूही के फूलों और गुलाबों पर उतरती जाती ऋतुओं के साथ 2 बरस हवा से बीत गए। प्रेत आत्माओं की वह आवाज जूही और पनसुतिया के फूलों के साथ जैसे कांटों की तरह अनिवार्य हो गई थी। उस अस्वाभाविक और किसी हद तक मनहूस के प्रति मन सहज हो आया था। शायद एक जगह अंतस्तल में करुणा भी उभर आई थी। उसकी नियति के प्रति दयार्द न होना शायद अमानवीय होता। कैसा संयोग था, और वह शायद संयोग ही उसकी यह नियति का कारण भी था कि आज वह युवक एक प्रेतात्मा की तरह बेचैन हो उठा था। शोभन के बचपन का दोस्त था रमन। साथ खेला था और साथ साथ पढ़ा था। पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी कच्ची उम्र में ही परिवार का बोझ उस पर आ गया था। हाई स्कूल मुश्किल से पास करने के बाद ही वह कॉलेज के बजाय दफ्तरों के चक्कर लगाने लगा था। और फिर एक दिन टूटा लेकिन संतुष्ट वह रमन एक सरकारी दफ्तर से घर और घर से दफ्तर के बीच सीमित हो गया। कभी कभी सोचती कि सामने के मकान की उस मनहूस दीवारों के भीतर क्या होगा। नौकरी से लौटा हुआ थका और पराजित रमन और घर की दीवारों में घिरी हुई उसकी विधवा भाभी। क्या वहां उन दीवारों के अंदर कोई जूही फूलती होगी? क्या उस बंधे पानी में कोई नीलकमल उगता होगा? अगर उगता होगा तो शायद सिर्फ एक रात के लिए, और सुबह फिर मुरझाकर मर जाने के लिए। भाभी जवान थी लेकिन बंधी हुई। मर्यादाओं की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उनके इस पार झांकना भी मुश्किल था। मुमकिन है थका और पराजित रमन उस कुंठित युवती का अंकशाई भी हो। पड़ोस में तरह तरह की बातें थी। शायद दबी जवान में ताने भी सुनाई दे जाते थे। लोग यह भी कहते थे कि उसकी भाभी रमन की शादी इसलिए नहीं होने देना चाहती कि उसकी अपनी हसरत पूरी नहीं होगी। उदासी, खिन्नता, अपमान, पराजय से शायद रमन किसी प्रेत की तरह ठंडा भी पड़ गया था। रात के अंधेरे सन्नाटे में सहसा वह चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था। जो भी चीजें हाथ में आती थी उठाता, फेंकता, तोड़ता था और भाभी को गालियां देता। भाभी के रोने की मनहूस आवाज बालकनी से तैर कर अंदर आती तो इनकी बाहों में भी एक विवश कंपन दौड़ जाता। मैं भी सिहर उठती। सर्दी की खामोश सहमी अंधियारी रात में घरों की खिड़कियां खुल जाती और गर्म कपड़े लपेटकर लोग बाहर झांकने लगते। रमन चीखने लगता और चीखते चीखते उसकी आवाज भर्रा जाती और जैसे क्रोध से फटता हुआ कहता जाता, यह शोभन, इस शोभन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छुरा मार दूंगा। कभी कभी उसके स्वर में लाचारी होती थी। वह रोता था और इस बात की कसम खाता था कि वह पढ़ेगा, बड़ा अफसर बनेगा और शोभन की तरह किसी सुंदर लड़की से शादी करके घर बसाएगा। कुछ दिनों बाद एक दिन शोभन ने बताया कि रमन ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया है। लेकिन यह सत्य बहुत सुखद साबित नहीं हुआ। एक दिन मैंने देखा यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे पीछे पीछे वह चला आ रहा है। मैं अस्थिर हो उठी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला। अगले दिन फिर उसी तरह रिक्शे का पीछा करता हुआ रमन दिखा। मुझे खींच हुई और फिर वह क्रम लगातार चलता रहा। कभी कभी ऐसा लगता कि वह साइकिल पर पीछे पीछे आते वक्त कुछ कुछ बुदबुदाता है और कभी कभी गुस्से से तमतमा भी उठता है। उसका आतंक जब सीमा से बाहर हो गया तो एक दिन मैंने चुपचाप अपनी सास से सब कुछ बता दिया। शोभन से भी कहा। हल्की सी चिंता इनके चेहरे पर उभर कर डूब गई। फिर वे बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन पवित्र है तो रमन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। ध्यान मैं ना देती, लेकिन परिस्थिति उतनी सहज नहीं थी। घर लौटने के बाद रात को रमन का वह पागलपन हर दिन बढ़ता जाता था। कभी कभी विधवा भाभी की छोटी सी बच्ची तक को पीटता था। उस मासूम बच्ची की चित्कार से और भाभी के रुदन से वातावरण कांप जाता और हम दोनों की नींद गायब हो जाती। अगले रोज यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे मन का आतंक अनचाहे ही और अधिक गहरा हो जाता। कभी कभी लगता कि यूनिवर्सिटी ना जाऊं तो अच्छा है, कोई नौकरी तो करनी नहीं। मन को समझाने की कोशिश करती। रमन का साहस या तो बढ़ता जाता था या फिर उस पर पागलपन हावी होता जाता था। उसकी आंखों में भयानकता झलकती थी। क्लास खत्म होने के बाद अंदर घूरता रहता और मेरे बाहर निकलने का इंतजार करता रहता। मेरे बाहर आते ही वह पीछा करना शुरू कर देता। फिर एक दिन मैंने देखा उसने अपनी साइकिल के कैरियर पर एक बड़ा सा पत्थर रख छोड़ा है। वह पत्थर बार बार वहां दिखाई देता और लगता कि वह किसी अज्ञात से बदला लेना चाहता है। उस दिन यूनिवर्सिटी पहुंचने से थोड़ा पहले ही अचानक रिक्शे की चैन उतर गई। रिक्शा वाला उतरकर चैन चढ़ाने लगा। तभी मेरी नजर पड़ी रमन पर। मैं सन्नाटे में आ गई। साइकिल छोड़कर उसने कैरियर पर रखा पत्थर उठा लिया था। शायद मुझ पर फेंकने जा रहा था। आज शायद अनहोनी घट जाएगी। डर से मेरी आंखें बंद हो गई। भयंकर आतंक के कुछ क्षण कैसे बीते मुझे नहीं पता। जब मैंने आंखें खोली तो पाया कि रमन ज्यों का त्यों पत्थर उठाए जड़ हुआ खड़ा है। मैंने कांपते स्वर में शायद उससे कहा था,
कि मैंने क्या बिगाड़ा है उसका। रमन रोज से कांपता हुआ गालियां बकता रहा और फिर पत्थर एक और फेंक कर चला गया। तनाव के वे क्षण बीत गए, उसके बजाय अब क्षोभ उभर आया। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही रिक्शे से उतरकर मैं सीधे प्रॉक्टर के कमरे में गई। घबराहट से कांपती आवाज में किसी तरह मैंने रमन की घटना बता दी। प्रॉक्टर ने संजीदगी से सुना और मुझे निडर होकर जाने को कहा। मन फिर भी भय से कांप कांप जाता। समझ में नहीं आ रहा था कि रमन की इस दुश्मनी की वजह क्या है। क्लास में मैं कैसे बैठी मुझे पता नहीं। शायद शरीर ही क्लास में था, मन नहीं। क्लास खत्म हो जाने के बाद भी आतंकित मन के लिए मैं स्टाफ रूम के सामने जाकर खड़ी हो गई। बहुत साहस करके किसी तरह मैंने चिक उठाकर अंदर देखा। शोभन शर्मा जी के साथ किसी बहस में व्यस्त थे। शर्मा जी ने पहले मुझे देखा, आग्रह से अंदर बुलाया। बहुत चाहकर भी मैं अपनी घबराहट छिपा नहीं पा रही थी। शर्मा जी भी इस बात को समझ गए थे। पूछा भी, लेकिन मैं बात टाल गई। शोभन मुझे देखकर शायद अचकचा गए, फिर संकोच छोड़कर पूछा। क्यों कुंतल, बात क्या है? चाहा कि बात कह दूं, लेकिन रुक गई। सिर्फ इतना कहा कि कुछ जरूरी काम था, इसलिए सोचा कि आपके साथ ही घर चलूं। परिस्थिति के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। बोले, अभी तुरंत जाना तो मुश्किल होगा क्योंकि मुझे अभी क्लास लेनी है। मन में फिर उभरा कि जो कुछ घटा है वह कह दूं, क्योंकि उसके बिना ये परिस्थिति की गंभीरता समझेंगे नहीं। लेकिन संकोच ने मुझे फिर बांध लिया। लेकिन फिर उपाय भी क्या था? अकेले वापस जाना होगा। मन भय से कांप कांप उठता। शोभन के पास आकर भी समाधान मिला नहीं। इनका सहज भाव से यह कहना कि तुम घर जाओ, मैं क्लास लेने के बाद आऊंगा, मुझे कचोट गया। लगा मुझे तूफान में अकेले छोड़ दिया। पैर के अंगूठे की ओर दृष्टि गड़ाए मैंने लंबी सांस ली और बहुत बेसहारा महसूस करते हुए बाहर आ गई। मन खींच से भर उठा। शोभन समझते क्यों नहीं? अगर कुछ विशेष कहना ना होता तो मैं आती ही क्यों, और वहां उन सबके सामने कहती भी क्या? रिक्शे पर बैठकर घर लौटी तो रास्ते भर भय से चौकन्नी होकर आगे पीछे देखती रही, दूर दूर तक, कि कहीं वह पागल प्रेत दिखाई न दे जाए। मन ही मन बार बार अपने इष्ट का ध्यान भी करती रही थी। घर पहुंची तो जैसे सांस लौटी। सबसे पहले जैसे तैसे सारा कांड माँ को सुना गई। उन्होंने प्यार किया और फिर सहलाती हुई बोली, शुक्र है उसने तुम पर पत्थर फेंक नहीं दिया, नहीं तो मैं अपनी बहू कहाँ से लाती। थोड़ा खाकर स्वस्थ हो ले, शोभन आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा मन घटनाओं से उलझकर खिन्न हो गया था। जबान का स्वाद जैसे बिगड़ गया था। खाने का जी नहीं था, फिर भी किसी तरह नाश्ता किया। तभी दरवाजे पर आवाज़ हुई। जाने क्यों मैं सहसा घबरा गई। माँ ने मेरे आतंक को समझ लिया। उठते हुए बोली, तुम बैठो, अब से मैं ही दरवाज़ा खोला बंद किया करूँगी। दरवाज़ा खुलने की आहट हुई और शोभन की आवाज़ें आई। माँ, तुम? कुंतल नहीं आई क्या? कहते हुए वे अंदर आ गए। उनकी उत्सुकता और चिंता उनके चेहरे पर उभरी हुई मैंने देखी। मैं आश्वस्त हुई। मुझे देखते ही वे निकट आए और फिर माँ के संकोच से अलग हट गए। हाथ मुंह धोया और तुरंत अपने कमरे में चले गए। नाश्ता लेकर जब मैं पहुंची तो लगा आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। हाथ से नाश्ते का सामान लेकर जल्दी से एक तरफ रखा और बाहें पकड़कर खींचते हुए बोले, क्या बात थी? आज स्टाफ रूम में कैसे आ गई? चेहरे में झांकते हुए किसी सीमा तक मुग्ध आंखों से देखते हुए उन्होंने कहा, विभाग में लोग तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे, बल्कि मैंने जब तुम्हें अकेले भेज दिया तो शर्मा जी बरस ही पड़े। उन्होंने कहा कि वह तो संकोच कर रही होगी, पता नहीं कौन सा काम था, तुम्हें सुनना तो चाहिए था। वैसे सच बताऊं कुंतो, तुम्हारा स्वर सुनने के लिए ही तो जीता हूं। बाद में तो मुझे लगा कि भूल हो गई। तुम्हारे जाने के बाद तो जी ही उखड़ गया। पता नहीं क्यों कुछ आशंकाएं भी मन में तैरने लगी। मेरे कंधों को भींचकर जैसे उन्होंने आशंका का शमन कर लिया, फिर कान के पास होठ लाकर धीरे से बोले, कहीं चलना था? उन क्षणों की मधुरता को सहसा तोड़ने का साहस मुझे भी नहीं हुआ। पहली बार मैं बात टाल गई। बोली, कुछ भी तो नहीं है, आप पहले नाश्ता कीजिए। मन के गहरे में छुपी हुई बात उनसे पढ़ी ना जाए ऐसा भी संभव नहीं था। यह भी मुझे मालूम था। मैं यह भी जानती थी कि जब तक अंदर की बात उन्हें बताऊंगी नहीं तब तक वे बात को टलने नहीं देंगे। इसलिए तुरंत ही मैं शर्मा जी के बारे में पूछने लग गई। इतना अंतराल अवश्य हो सका कि वे चाय पी लें, लेकिन फिर तुरंत ही वे प्रसंग पर लौट आए। मैं बर्तन लेकर उठने को ही थी कि उन्होंने फिर हाथ थाम लिया। तन्मय होकर बोले, छोड़ो ना ये सब कुंतो, पहले बताओ कि बात क्या है। सच तो यह है कि अब वह बात बताने का वैसा साहस और मैं बटोर नहीं पा रही थी। रमन की वह घटना इनके भावुक हृदय पर कितना गहरा आघात पहुंचा सकती है इसका अनुमान मुझे था, किंतु वे अब इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि मैंने उनसे कुछ छुपाया है और उसे छुपा ही रहने देना चाहती हूँ।
ऐसे क्षणों में दूसरे को विवश करना उन्हें आता था। बस अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। एक क्षण के लिए लगा कि कहीं उस दबाव से ही बात बाहर ना आ जाए, लेकिन संतुष्ट हुई कि एक चुंबन ने होठों को बंद कर दिया। लेकिन कितनी देर? अंतर की बात चुंबन की मधुरता के चुंबकीय आकर्षण के साथ साथ होठों तक आ ही गई। बात कहते कहते मन भारी हो आया, आंखें भीग गईं। रमन की उस हरकत के एक एक पहलू के बारे में विस्तार से उन्होंने सुना और गंभीर हो गए। मेरे कंधों पर से उनकी बाहों का कसाव ढीला हुआ और वह धीरे से उठकर खड़े हो गए। कुछ देर सोचते रहे और फिर जैसे उलझे हुए खोए हुए से कमरे में टहलने लगे, इधर से उधर, उधर से इधर। वे उसी तरह टहलते रहे और मैं उद्वेग से घुटती रही। गहरा मौन मेरे अंतर को सालने लगा। बेचैन होकर मैंने कहा, आप अचानक चुप क्यों हो गए? मुझे घबराहट हो रही है। मेरे स्वर में कायरता भर आई थी। मैंने व्यग्रता से पूछा, बता दीजिए ना, मैंने कुछ गलत किया? उनका टहलना रुक गया। बहुत गंभीर स्वर में बोले, ऐसी कोई बात नहीं। चिंता यह है कि प्रॉक्टर ने उसे पुलिस में दे दिया होगा। मुकदमा चलेगा। जब तक फैसला नहीं होता वो बंद रहेगा। सारी यूनिवर्सिटी में चर्चा होगी। लोगों का क्या, छोटी सी बात भी स्कैंडल बनाने में देर नहीं लगती। मैं सन्नाटे में आ गई। गला भर आया। इससे तो अच्छा होता कि वह पत्थर मार देता और मैं मर जाती। मैं सुबकने लगी। वे फिर उसी तरह गंभीर टहलते रहे। संभवतः वह इतने गंभीर थे कि मेरे रोने की तरफ उनका ध्यान भी नहीं गया। तभी जैसे एक विस्फोट हुआ। बाहर वही मनहूस शोर उभरा। रमन की भाभी जोर जोर से रो रही थी और शोभन को बुरा भला कहती जा रही थी। यंत्रवत मेरी हथेलियों ने आंखों और गालों के आंसू पोंछ लिए। व्यस्त होकर मैं उठी और भरसक रमन की भाभी की ओर से ध्यान मोड़ने के लिए अनावश्यक रूप से बिस्तर उलटने पलटने लगी। ये और अधिक गंभीर हो उठे। रमन की भाभी की एक एक बात उनके रुदन के साथ वातावरण में गूंज रही थी। आसपास शायद लोग भीड़ लगाकर सुनने भी लगे होंगे। रो रो कर कही जा रही थी, अब शोभन का कलेजा ठंडा हो गया होगा। मैं बेबा हो गई तो लोग जो चाहे जुल्म ढाएं। रमन के सिवा कौन है मेरा? क्या बिगाड़ा था रमन ने शोभन का? उनके खून के प्यासे हो गए हैं सब लोग। मुझे होश नहीं कि मैंने उसके बाद क्या क्या सुना। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे एक ही बात किसी मशीन से दोहराई जा रही हो। कर्कश रुदन की आवाज मन को कुछ ऐसे कुरेदती थी जैसे बहुत सी सुइयां चुभ रही हों। कई बार चाहा कि शोभन की ओर देखूं, लेकिन साहस नहीं हुआ। शोभन शायद मुझसे ज्यादा पीड़ित थे। बहुत रात गए ही वह सारा कांड शांत हो पाया, लेकिन उस शांति के बाद भी वातावरण सहज नहीं हुआ। वातावरण का भारीपन ज्यों का त्यों बना रहा, बल्कि मनहूसियत कुछ बढ़ ही गई। बालकनी में आकर उस मनहूस मकान की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं हुई। माँ से मालूम हुआ कि उस घर में चूल्हा नहीं जला। चूल्हा मेरे यहाँ भी जल नहीं सका। माँ एक बार ऊपर आई और फिर जैसे अपने आप में खोई सी नीचे वापस लौट गईं। शोभन पत्थर की तरह जड़ थे और मैं आशंकाओं में डूबी हुई। लगता था मोहल्ले में कोई मर गया है। शायद वातावरण की सहजता मर गई थी। रात बहुत बीत चुकी थी। अंधेरे आकाश की पीठिका पर बालकनी के खुले हिस्से से देखती गुच्छे गुच्छे फूली छितराई हुई जूही और चमेली की काली लतरों से टकराकर सरकती हुई हवा अंदर आई तो मन आशंकित हो उठा। बल्कि आशंका सही शब्द नहीं, उद्वेग कहा जा सकता है उसे। उद्वेग और आतंक का मिला जुला रूप। बहुत साहस करके मैं शोभन से निकट आई। वे हिले नहीं, बोले भी नहीं। हल्की रोशनी में चमकती सामने की नीली दीवार के उस पार देखते रहे। मैंने बहुत धीरे से कहा, शोभन, अब क्या होगा? यह मनहूसियत कैसे टूटेगी? मेरा जी घुट रहा है। नीचे बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन मुझे पता था कि माँ जाग रही होंगी। वे सुख से सहज होकर सो सके ऐसी परिस्थिति नहीं थी। और इन सब में एकमात्र दोषी थी मैं, केवल मैं। शोभन कुछ नहीं बोले। उनकी पीड़ा भी मैं महसूस कर रही थी। तभी कमरे के द्वार पर आहट हुई। मैं चौंकी और शोभन से थोड़ा अलग हट गई। माँ थी वहाँ। शोभन ने करवट जरूर बदली, लेकिन बोले कुछ भी नहीं। माँ भी चुपचाप बैठ गई। माँ की कातर उदास और बेचैनी देखकर मैं और अधिक आविष्ट हो गई। थोड़ी देर तक मौन घुटता रहा। फिर वे लंबी सांस लेकर बोली, मेरा जी घबरा रहा है शोभन। कोई रास्ता है? तुम कुछ उपाय सोचो ना बेटा। अब लगा कि शोभन इतने लंबे मौन के अंतराल में एक जगह अपने मन को ही बांधने में व्यस्त थे। माँ की बात सुनकर छत की ओर देखते हुए बोले, अब यह जगह हमारे रहने लायक नहीं रह गई। सोचता हूँ हम सब कहीं और चल कर रहें। यहाँ से दूर हो लेंगे तो संकट अपने आप शांत हो जाएगा। दूर रहने से बहुत कुछ टल जाता है। वे बोलते रहे और मैं सुनती रही।
तभी मेरी आंखें माँ की ओर उठी और मैं कांप गई। उनके शांत सरल गंभीर चेहरे से ढुलक कर आंसू उनकी गोद में टपक रहे थे। 2 बरस में पहली बार उस निष्ठावान और संकल्पशील मुख पर मैंने आंसू देखे थे। मेरा खून जम गया, लगा गले में कुछ घुट रहा है। शोभन भी कुछ ना बोल सके। थोड़ी देर बाद माँ के भरे गले से आवाज आई, यह घर तो मेरा सुहाग है शोभन। उनके बाद अब यह उनकी निशानी है। उनकी इस एकमात्र निशानी से मैं तो मरकर ही छूट सकती हूँ। अंतिम दिन भी अगर मैं यहाँ ना रह सकी तो मुझे लगेगा कि तुम्हारे पिता को दोबारा मुझसे किसी ने छीन लिया है। झगड़े कहाँ नहीं होते शोभन, जहाँ इतना जीवन बीता उसे अब छोड़कर कहाँ जाएंगे हम। शोभन का चेहरा उतर गया। नीले कमरे का नीला सन्नाटा और गहरा हो गया। माँ के जाने के बाद भी अवसाद हल्का नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं बोला। ऐसा लगा जैसे लगातार झुकी आंखों में कड़वाहट भर रही हो। चुपचाप उठी, बिस्तर ठीक किया, पर किसी भी तरह कहने का साहस ना हुआ कि ये सो जाए। बाहर रात काफी उतर आई थी। लोग शायद अपने घरों में चले गए थे। उस मनहूस मकान से रोने की आवाज भी अब बंद हो गई। बालकनी के बाहर मैं कुछ विशेष देख रही थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखने पर दिखता भी कुछ नहीं। वहां कुछ देखने लायक होता तो भी मन ऐसा था कि कुछ देख नहीं पाती। अंधेरा, सन्नाटा, अवसाद और आत्मपीड़न के उन क्षणों में मैं कब तक वहां खड़ी रहती? नहीं रह सकती। वहां से हटी तो देखा कि वे उसी तरह अस्त व्यस्त पलंग पर मूर्छित से पड़े थे। सो गए थे या सिर्फ अवसन्न थे, ये उनकी बंद आंखों और सांसों के साथ उठते गिरते सीने को देखकर नहीं कहा जा सकता था। बहुत धीरे से बिना कोई आहट किए पलंग के किनारे थोड़ी देर बैठी रही, फिर मैं भी लेट गई। अवसाद मेरी शिराओं में एक तनाव की तरह दोबारा छा गया। चाहा कि उनकी ओर घूम जाऊं, लेकिन घूम न सकी। एक क्षण के लिए इस बात की भी प्रतीक्षा की कि उनकी बाहें मेरी ओर बढ़ेंगी और अनायास मैं उसमें समा जाऊंगी, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ। हमेशा की तरह माथे का चुंबन भी नहीं लिया गया, गर्म उंगलियों से छेड़ा भी नहीं गया। अवसाद में डूबी कब सो गई यह भी नहीं पता लगा। सवेरे जागी तो पता चला कि वे कहीं जा चुके थे। मन दुश्चिंताओं से भर उठा। दोपहर तक बेचैनी बहुत अधिक बढ़ गई। मुंह न जाने कैसे कैसे स्वाद से भर गया। माँ ने नाश्ता और खाना तैयार जरूर किया, लेकिन खाया उनसे भी न गया। दोपहर के बाद कहीं वे आए। आंखें झुकी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ और गंभीर। चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गए। माँ ने मुझसे कहा कि मैं शोभन के लिए खाना ले जाऊं। हो सकता है मेरे आशंकित मन का संकोच हो कि एक एक करके खाने की चीजें सजाने में काफी समय लग गया। कमरे में जाने के लिए साहस जुटाना पड़ा। वे ज्यों के त्यों लेटे रहे। हिम्मत ना हुई कि उनके माथे पर हाथ रखकर देखूं तबीयत तो ठीक है। बहुत धीरे से बोली, उठिए, हाथ मुंह धोकर खाना खाकर आराम कर लीजिए। जाने उनके जी में क्या आया कि वे चुपचाप उठे, हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। मुझे भी खाने को अपने साथ बिठा लिया। अनमने मन से थोड़ा सा खाया। खाते समय चाह कर भी मुझसे कुछ ना बोला गया। खाते समय आज तो उनके हाथ में कोई किताब भी नहीं थी। किताब होती तो शायद मन कुछ बदलता। तनाव 1-2 दिन का नहीं था। मन को इतना समेटा भी ना जा सका कि वह तनाव टूट सके। कई दिन बीत गए। उनके मित्र भी आए थे। वह नीला कमरा उन्मुक्त हंसी से गूंजा नहीं। बहुत धीरे धीरे उन्होंने बातें की। शायद कुछ मशविरा भी हुआ। मन में उत्सुकता थी, लेकिन पूछ कुछ भी ना सकी। कई दिनों के सलाह मशवरे के बाद पता चला कि एक समझौता हुआ है। तय यह हुआ है कि मुकदमा वापस ले लिया जाए और रमन माफी मांग ले। लेकिन यह सब हो कैसे? रमन तो पागल हो चुका था। उससे इस बात की संभावना कम थी कि वह सहज रूप से समझौते के लिए तैयार होगा। उसके मन की गांठें उसके सामने कौन खोलता, और वह उन्हें खोलने भी कब देता? उसकी कुंठा आईना देखने को तैयार कैसे होती? लेकिन अब शोभन भी जिद पर आ गए थे। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा था कि अगर वह माफी नहीं मांगता है तो मुकदमा वापस नहीं होगा। अनजाने और अनचाहे ही उस तनाव में मैंने महसूस किया कि मैं माँ के इष्टदेव को याद कर रही हूँ। पूरा महीना इसी यातना में बीता। शायद रमन की समझ में आ गया था कि मुकदमा वापस ना हुआ तो उसकी नौकरी छूट सकती है। एक दिन उसने माफी मांग ली। तब दिन सहसा बदले हुए लगने लगे। बालकनी में जूही के गुच्छे फूल आए हैं, मैंने देखा। उनकी कोमल पत्तियों पर धूप की किरणें नाचती हैं, यह भी मैंने देखा। उस दिन से हवा कुछ अच्छी लगने लगी। शोभन ने बताया कि उन्होंने कहीं कोई मकान रहने के लिए देखा है। माँ फिर से उदास हो गई। स्वर्गीय पति की स्मृति, इस मकान को छोड़ना उनके लिए सबसे बड़ी यातना थी। मकान के एक एक कण से उनकी चेतना जुड़ी थी। उनकी मर्यादा, उनकी आसक्ति और उनका आश्वासन, सभी कुछ था वह मकान।
लेकिन उपाय भी क्या था। मुझे याद है जब उन्होंने जाने कहाँ खोई हुई आवाज में कहा था कि जब तुम्हारे पिताजी यह मकान बनवा रहे थे कुछ रुपयों की कमी हो गई थी। उस समय मैंने अपना एक एक जेवर उन्हें दे दिया था। अंततः शोभन जीते। बेटे का मन और बहू की मर्यादा की रक्षा के लिए माँ ने अपनी भावना की बलि दे दी। हाँ, यह जरूर मैंने देखा कि उसके बाद अक्सर वे सोए सोए चौंक कर उठ बैठती थी। उन्हें जैसे घबराहट सी भी होती रहती। कुछ महीनों में ही जैसे वृद्धावस्था उन पर दूनी होकर उतर आई थी। मैंने यह भी देखा कि उन्हें बुखार आने लगा था। अपने आप से एक दिन मैंने उन्हें कहते पाया, कैसे छोड़ूंगी यह सब भगवान, कैसे छूटेगा यह सब, और अब कैसे रहा जाएगा वहां, ऐसी पराई जगह जीना भी कैसे होगा। मैं सोचती कि उनके जैसे संस्कारों वाली साध्वी यह भी तो सोचती होगी कि अपना घर बेचना अशुभ है और उसे बेचकर किराए के मकान में रहना संस्कारहीनता। एक दिन उन्होंने कहा, मुझको यहीं छोड़ दो, तुम दोनों ही रह लो वहां। लेकिन यह भी होता कैसे, स्थिति सहज नहीं हुई थी। उन्होंने भी यही सोचा होगा कि इस तरह अलग रहकर स्थिति और बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। लोग यह भी तो सोच सकते हैं कि लड़के ने अपने मन की शादी की और अलग हो गया। शायद चुपचाप वे कई बार रोई भी थी, क्योंकि कई बार उनकी ओर देखते ही लगता कि आंखें उनकी लाल और सूजी हुई हैं। मैं पूछती तो एक लंबी सांस लेकर चुप हो जाती। यूनिवर्सिटी के पास ही एक नई बस्ती में कोठी का एक हिस्सा खाली मिल गया था। फिर भी तय यह हुआ कि केवल काम का सामान साथ जाएगा, बाकी सब यहीं बंद रहेगा। मकान बिकने पर ही उसे हटाएंगे। माँ ने तो मुहूर्त भी पूछ लिया था। सामान लदवाते वक्त माँ रो पड़ी। किसी तरह मजदूरों को बाहर भेजा और आंगन में जाकर बुरी तरह फूट पड़ी। उनका धैर्य टूट गया था। मुझे माफ कर देना, मैं जीते जी यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरा रक्त जम गया। मुझे लगा मैं ही हूँ इस यातना की जड़। वे भी अवसन्न थे। आस पड़ोस से इकट्ठा हुए लोग इस समय कचोट रहे थे, खल रहे थे। विचित्र मनहूसियत फैल गई थी। जैसे तैसे माँ को शांत किया। शोभन भी चाह रहे थे कि अब जल्दी से जल्दी यहाँ से हट जाया जाए। हल्का सामान टांगे पर लाद लिया गया और हम तीनों भी बैठ गए। शोभन ने हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया। टांगे वाले ने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए उकसाया। शट अप! उसने एक चाबुक लगाई। मैं सिहर उठी, चौंक गई। अंदर चल, कुमुद की आवाज आई। चल खाना खा ले। मैं दोबारा चौंकी। अचानक ऐसा लगा जैसे अंजूरी में भरी हुई रेत सरक कर रीत गई। बीते हुए उस तूफानी प्रसंग से वापस आकर कुमुद के इस छोटे से कमरे में आश्वासन महसूस हुआ। खाना खाते समय कुमुद तरह तरह की बातें करके मन को अप्रिय प्रसंगों से दूर हटाने का प्रयत्न करती रही। मैंने उसकी आंखों में झांका तो उसने चेहरे को नीचे कर लिया। जी में आया कहूँ, तू अपने अप्रिय प्रसंग से अपने आप को अलग काट सकी है क्या? लेकिन मुझसे पूछा नहीं जा सका। जाने क्यों मेरी आंखें दोबारा गीली हो आईं।